जस्ट अटेंशन को सीधे बैठ जाओ। थोड़ा अपठित काव्यांश। गद्यांश को एक बार उधर कॉपी कर देते थे तो अच्छा रहता, उधर से पढ़ लेते। कोई खंडित कोई कुंठित, कृष्ण बाहु पसलियां रेखांकित, टहनी सी टांगे बढ़ा पेट, टेढ़े मेढ़े विकलांग गणित। इसमें ये दिखाया गया है, एक होता है कि विभत्स अलंकार, जैसे नहीं होता है कि वो सब बढ़ा चढ़ा के बोलना। विभत्स का मतलब है घना, जिससे होगा कि पंछी चुभला चुभला कर खाते, उसमें से निकाल निकाल के मांस खा रहे हैं, तो एक घना नहीं है, उसको कहते हैं विभत्स अलंकार। तो कोई खंडित कोई कुंठित, कि कोई शरीर टूटा फूटा है, कोई कुंठित है, कोई उदास है, रुग्ण है। कृश बाहु, किसी के हाथ पैर हाथ टूटा हुआ है, कृश बाहु, ठीक है। और क्रश इंग्लिश का वर्ड है, कृश इंग्लिश का वर्ड है। कृश बाहु यानी टूटा हुआ बाहु। पसलियां रेखांकित, तो पसलियां ऐसी हैं कि उनमें लाइनें नजर आ रही हैं, रेखांकित। सर कुपोषित। टहनी सी टांगे बड़ा पेट, ये भी कुछ कुपोषित ही है। टहनी सी टांगे, पतली टांगे, बड़ा पेट, जैसे क्वाशकोर से पीड़ित हो, ठीक है। तो पोलियो जैसे नहीं होता है, ये सूडान और कांगो के लोग होते, पेट बड़ा हो गया और पैर छोटे, पोलियो हो गया एक तरीके। विज्ञान चिकित्सा से वंचित, ये नहीं धात्रियों से रक्षित, तो उनको कभी जैसे कोई मेडिकल फैसिलिटी ना मिली हो, और धात्रियों माओ से ये रक्षित नहीं है, माओ ने इन्हें पाला नहीं है, ऐसा लग रहा है। तो माओ मतलब धात्री कौन होती है? धरित्री, जो धारण करती हो, या माँ, ठीक है। ये नहीं धात्रियों से रक्षित, ज्यों स्वास्थ्य सेज हो ये सुख से, लौटते धूल में चिर परिचित। ज्यों स्वास्थ्य सेज हो ये सुख से लौटते धूल में चिर परिचित। और ये ऐसे लोग हैं जो धूल में लौट रहे हो, ऐसे बच्चे है ना, चिर परिचित, बहुत पुराने समय में। पशुओं सी भीत मूक चितवन, तो पशुओं सी भीत, ऐसा है पशुओं की जैसी डरी हुई, मूक चितवन, चुपचाप रहते, जैसे भीत ना होता, भीर उसे भीत बनाई भी नहीं। पशुओं सी भीत मूक चितवन, प्राकृतिक स्फूर्ति से प्रेरित मन, तृण तरुओं से उग बढ़ झड़ गिर, ये ढोते जीवन क्रम के क्षण। जैसे तृण तरुओं, तो पत्ते नहीं होते हैं जो गिर गए हों अपनी टहनियों से, तृण तरु, तो तृण का मतलब तिनका होता है, तो तरुओं के जो तिनके, तरु का मतलब क्या होता है? तृण तरुओं से उग बढ़ झड़ गिर, तो जैसे तिनके से होते हैं, ये अपने आप उगाते हैं और वो गिरते हैं, झड़ कर गिर जाते हैं, तो तृण होते हैं। तो ऐसी चीजें ये ढोते जीवन क्रम के क्षण, इसी प्रकार से जीवन को ढोते हुए लोग हैं, ढो रहे हैं। कुल मान न इनका न करना इन्हें वहन, चेतना ज्ञान से नहीं गहन, इन्हें अपने कुल का कोई मान की रक्षा भी नहीं करनी है, जो मिल जाए तो खा लें और जो ना मिले तो ऐसा है। चेतना ज्ञान से नहीं गहन, इनमें कोई गहन चेतना का विकास भी नहीं हुआ है कि बहुत ऊंची चेतना हो। और जग जीवन धारा में बहते ये मूक पंगु बालू के का, तो अंत में ये बोलता है कि जग जीवन धारा में बहते, लेकिन इनका विकास होता जा रहा है कहीं ना कहीं, जैसे जग की जीवन की धारा बह रही है तो लोग आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं, ये भी अपने जीवन क्रम में आगे बढ़ते चले जाएंगे। इनका भी कभी ना कभी क्या होगा, रीइंकार्नेशन होगा, और अंत में क्या, इनका भी रिनंसिएशन होगा, इनको भी मोक्ष प्राप्त होगा, तो ये भी होगा। तो अल्टीमेटली ये भी जीवन के, दिस इज इवोल्यूशनरी पाथ में, दिस इज इनफाइनाइट स्ट्रीम ऑफ इवोल्यूशन इन विच दे आर मूविंग विद इनडेफिनिट स्पीड, वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, विकास की धारा में ये अविरल बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन अभी ये बालू के कण के समान है ऐसे, यानी दीज आर मार्जिनलाइज्ड पीपल, ये ऐसे लोग हैं जो हाशिए के इस तरफ हैं और साथ ही साथ ये बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो उनका पेट ऐसा है, टांगे पतली हैं, पसलियां दिख रही हैं, तो इस तरीके के लोगों के बारे में कवि ने चित्रित किया है। अब ये पूछा गया है प्रस्तुत पद्यांश साहब के अनुसार किस विषय पर लिखा गया है? गांवों के बच्चों के कुपोषण की समस्या पर, गांव के बच्चों में चेतना ज्ञान के अभाव पर, गांव में चिकित्सा सुविधाओं के अभाव पर, गांव के बच्चों की दयनीय दशा पर। दयनीय दशा मतलब दर्द, दयनीय दशा यानी इट इज पिटिएबल लाइफ ऑफ द विलेज जो स्टूडेंट्स। तो इसका क्या आंसर हो सकता है? सर डी होगा। एक मिनट, तो मुझे ए लग रहा है, मुझे भी यही लग रहा है, अभी डी बोलना मैं चाहता हूं।
गांव की बच्चों की दयनीय दशा पर, है ना सर? हाँ, दयनीय दशा इसका क्या बोल दयनीय दशा पर लिखा गया कि वो धूल में लौट रहे हैं, तो उन्हें न ज्ञान से मतलब है न चेतना से मतलब है। फिर पूछा गया है दूसरे सर पद में, खेतों में काम करते हैं। दूसरे पद में कवि कह रहा है कि गांव में विज्ञान की शिक्षा नहीं दी जा रही है, गांव में शिशु जन्म हेतु पर्याप्त दवाइयां नहीं है, गांव में बच्चे स्वास्थ्य के प्रति सहज रहकर शारीरिक व्यायाम कर रहे हैं, और गांव में बच्चे अपने मित्रों के साथ धूल में कुश्ती जैसे खेल सर, रहे हैं। बी सर ए है। बी एक है ए है, गांव में विज्ञान की शिक्षा नहीं दी जा रही, गांव में शिशु जन्म हेतु पर्याप्त दवाइयां। बी है, चेक करते हैं इसको। तो गांव में शिशु जन्म हेतु पर्याप्त दवाइयां नहीं है। अच्छा, क्या है? सर ये पैराग्राफ में लिखा है क्या? हाँ तो वो उसमें लिखा हुआ है ना कि वो चिकित्सा से क्या है बताइए, चिकित्सा से दूर है, ये लिखा है ना। देखो प्रश्न में क्या लिखा है दूसरे पर, जो स्वास्थ्य सेज हो ये सुख से लौटते धूल में चिर परिचित। तो स्वास्थ्य सेज हो, ये धूल ही इनकी स्वास्थ्य सेज है, तो चिकित्सा से अभाव है। गांव के बच्चों की स्थिति कैसी है, कुपोषित, खिन्न तथा अशिक्षित, कुपोषित और क्षीण का है, किंतु कुल के मान का ध्यान रखने वाले, प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले, स्फूर्ति से भरे हुए, और पशुओं की तरह बलिष्ठ, असहाय और मूक। तो बलिष्ठ, असहाय, किंतु असहाय और मूक क्या होगा? डी है शायद सर, डी है। तो इसमें दिया है कुपोषित, खिन्न तथा अशिक्षित। अच्छा वो ए कुपोषित, खिन्न। प्रस्तुत पद्यांश में कवि का रवैया कैसा प्रतीत होता है? ये बच्चों की दशा के विषय में व्यंग कर मनोरंजन करना चाहते हैं, ये बच्चों की दशा की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, ये तटस्थ रहकर बच्चों की शारीरिक और मानसिक दशा का वर्णन कर रहे हैं, ये बच्चों की शारीरिक और मानसिक दशा से संतुष्ट। सर बी। इसमें दिया गया है कि ये बच्चों की दशा की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। सर सी ये सेकंड है, बी। तृण तरुओं से उग बढ़, तो ये दिखाया गया तृण तरुओं से उग बढ़ झड़ गिर, उगते हैं बढ़ते हैं, जैसे तिनके होते हैं ना घास के, तो उसकी तरह उड़ते हैं, फिर झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं पेड़ों से, ऐसा है, पत्तों की तरह, घास की तरह, तो ये गिर जाते हैं। तो इनका क्या अर्थ है? ये घास फूस की तरह हल्के हैं इसलिए तिनकों की तरह उड़ रहे हैं, पौधों और घास की तरह बिना कुछ खाए पिए बढ़ रहे हैं, घास तथा पौधों की तरह पैदा हो रहे हैं तथा मर रहे हैं, प्राकृतिक वातावरण में घास और पौधों की तरह फल फूल रहे हैं। सर पैदा हो रहे हैं तथा मर रहे हैं। दैट इज पैदा हो रहे हैं तथा मर रहे हैं, सी। अब अगला काव्यांश देखिए, टकराएगा नहीं आज उद्यत लहरों से, कौन ज्वार फिर तुझे पार कर पहुंचाएगा। तो कौन सा, जैसे ज्वार भाटा होता है ना, तो एक होता है ज्वार, हाई टाइड, ज्वार का मतलब टाइड, तो कौन ज्वार फिर तुझे पार तक पहुंचाएगा, यानी हाई टाइड है, तो उसी पे लोग क्या करते हैं, जैसे पानी में वो नहीं किया जाता है, स्काई डाइविंग स्काई डाइविंग की जाती है ना सर, वो नहीं, वो क्या चीज होती है सर गोताखोरी, सर्फिंग, तो जो वाटर सर्फिंग होती है, तो जब ज्वार आता है या लहर आती है तो उस पर चढ़ उधर चले जाते हैं लोग। तो इसमें कहा गया है कि कौन ज्वार फिर तुझे उस पार पहुंचाएगा, टकराएगा नहीं आज उद्यत लहरों से, अब तक धरती अचल रही पैरों के नीचे, फूलों की दे ओर सुरभि के घेरे खींचे, पर पहुंचेगा पथी दूसरे तट पर उस दिन, जब चरणों के नीचे सागर लहर आएगा। अब तक धरती अचल रही, अभी तक तुम्हारे पैर के नीचे की धरती अचल रही है, लेकिन जब पानी में जाओगे तो नीचे की खिसकेगी। अब तक धरती अचल रही पैरों के नीचे, फूलों की दे ओट सुरभि ने घेरे खींचे, और तुमको किसकी छांव दे दी गई चारों तरफ? सुरभि, यानी ये जो भी है इस धरती ने तुमको फूलों की ओट दे करके तुम्हारे घेरे बना दिए, सुरक्षा चक्र बना लिए थे। और अब क्या कहा जा रहा है, पर पहुंचेगा पथी उसी दूसरे तट पर उस दिन, जब चरणों के नीचे सागर लहराएगा। जैसे वो कहा गया कि मैं बपुरा बूढ़न डरा और रहा किनारे बैठी, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी बैठी। जिन्होंने खोजा उन्होंने सागर से मोती निकाल लिए, और मैं बेचारा डरा रह हुआ किनारे बैठा रहा। ये कबीरदास जी का दोहा है, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठी, और जिन खोजा तिन पाइयां
गहरे सागर पे, गहरे सागर में खोज लिया। तो जब तुम सागर में जाओगे, तुम्हारे नीचे की जो धरती है या अवनी है, जब वो हलचल में आएगी तभी तो तुम उस पार पहुंचोगे, वरना कब पार पहुंचोगे? अगर शनावर है तो क्यों मुझसे चुराता है नजर, मैं समंदर हूँ किसी रोज खंगालो मुझको। यदि तुम गोताखोर हो तो समंदर कह रहा है तुम मुझसे नजर क्यों चुरा रहे हो, मेरी भी तो गहराई नापो, मैं भी तो जानूं तुम कितने बड़े गोताखोर। इफ यू आर स्क्यूबा डाइवर देन व्हाई यू आर, ठीक है, फियरिंग विद मी, जस्ट कम एंड मेजर माय डेप्थ। बोलो है बात की नहीं? तो यहाँ पर भी यही बात कही गई है कि अगर तुम उस पार पहुंचना चाहते हो तो सागर में उतरो। तो देखो ये बात कही है, पर पहुंचेगा पथी दूसरे तट पर उस दिन, जब चरणों के नीचे सागर लहराएगा। ये से आपके में भी लिखा गया, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। हम पंछी बात कही है कि नहीं? तो या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो मैं उड़ते उड़ते क्षितिज तक पहुंच जाता। भाई होराइजन और क्षितिज से ही क्षैतिज बनाए, और क्षैतिज का मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल, और एक होता है ऊर्ध्वाधर, और एक होता है क्षैतिज। क्षैतिज से ही तो क्षितिज बना। तो अब जरा देखिए, वही बात यहाँ पर भी कही गई है, पर पहुंचेगा पथी दूसरे तट पर उस दिन, जब चरणों के नीचे सागर लहराएगा। गर्त शिखर बन उठे लिए भवनों का मेला। गर्त शिखर, गर्त शिखर का मतलब जानते हो? इन्वर्टेड माउंटेन। नहीं समझ पाए? गर्त शिखर का मतलब क्या होता है कि जिसको ये कहते हैं कि वॉर्टेक्स, जैसे ही बता रहे हैं कि ये भंवर होती है कि पानी में कि नहीं? अच्छा, अरे सर ये सर वर्तुल, उल्टा माउंट है, टॉर्नेडो कह सकते हैं, या फिर इसको वॉर्टेक्स कह सकते हैं। भंवर सर ये जो उसके अंदर बनता है, पानी के अंदर। हाँ, पानी में जैसे चम्मच से चीनी मिलाओ, वर्लपूल होता है सर। वर्लपूल भी इसको कहते हैं। वर्लपूल सर वो कंपनी का नाम ही है जो फिल्म वर्लपूल भी कहते हैं सर। पी हाँ, तो कुछ भी कह सकते हैं, या फिर ये इस तरीके का कह सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि जरा इस चीज को देखें, इसको कहते हैं गर्त शिखर। गर्त शिखर का क्या मतलब? उल्टा शिखर। बोलो। तो अब ये कह रहा है गर्त शिखर बन उठे लिए भंवरों का मेला। क्या है? भंवरे जो गर्त शिखर बना रही है। यस सर। गर्त शिखर ऐसा ही जो हमारा वो क्या है कि पानी में जहाँ पर लोग ट्रायंगल है, बारमूडा ट्रायंगल, वो ऐसा भंवर बनाती है कि उसमें कुछ भी होता है, इवन उसके ऊपर जहाज भी चला जाए उसको भी खींच लेता है। इतना लो प्रेशर वैसा जोन है, खींच लेता उसको। अब जरा देखिए कि हुए पिघल ज्योतिष्क तिमिर की निश्चल वेला। गर्त शिखर बन उठे लिए भंवरों का मेला। हुए पिघल ज्योतिष्क तिमिर की निश्चल वेला। ज्योतिष्क तिमिर, तिमिर का मतलब क्या होता है? अंधेरा। तो उसकी ऐसी घड़ी आ गई है। तो हुए पिघल ज्योतिष्क तिमिर की निश्चित वेला। तू मोती के द्वीप स्वप्न में रहा खोजता, तब तो बहता समय शिला सा जम जाएगा। तो बहता समय, अगर तुम बैठे बैठे ही सोचोगे कि तुमको मोती मिल जाए, तो जो बहता हुआ समय है वो भी तुम्हारे लिए जम जाएगा, शिला सा जम जाएगा। धूल पोंछ कांटे मत गिन, छाले मत सहला, मत ठंडे संकल्प आंसुओं से तू बहला। आंसुओं से तू बहला। आपको मालूम है कि ये जो बीच में अभी 5 बार एक्सटिंक्शन हो चुका है ह्यूमन रेस का, लेकिन ये जो ह्यूमन सभ्यता है, जो हम होमो सैपियंस है, वो अफ्रीका से कैसे सब जगह पहुंचे? बीच बीच में क्या हिम युग आया, और हिम युग ने क्या अमेरिका को यूरोप से जोड़ दिया? बीच में बर्फ आ गई क्या? बोलो। और क्या उस बर्फ पे चलते चलते यूएसए लोग पहुंच गए? कितनी दूर पहुंच गए? और अगर वो वहीं बैठे रहते कि अब तो बर्फ है, उन्होंने अपने सर्वाइवल के लिए अफ्रीका से वहां गए, फिर पानी पिघला, फिर हिम युग आया, तो उसने द्वीपों को जोड़ कर रख दिया। सर हिम युग क्या आइस एज? हाँ, आइस एज। आइस एज आने पर क्या हुआ? क्या सभी महाद्वीप मिल गए? जितने भी कंटिनेंट थे क्या वो जुड़ गए आपस में? और उन पे चलते चलते कौन चला? क्या मनुष्य? और उस तरीके से मानव सभ्यता विश्व व्यापक हुई क्या? यही चीज है। तो वही वो कह रहे हैं कि तुम बैठे मत रहो, और इस तरीके से तो बहता हुआ समय भी तुम्हारे लिए जम जाएगा। तब तो बहता समय शिला सा जम जाएगा। धूल पोंछ कांटे मत गिन, छाले मत सहला, छालों को मत सहला, मत ठंडे संकल्प आंसुओं से तू बहला। ठंडे संकल्प नहीं होने चाहिए, संकल्प उग्र होने चाहिए, उन पर चढ़ते चले जाओ। ठीक है कि नहीं? और तुझसे हो यदि अग्नि स्नात, यह प्रलय महोत्सव। तो ये कहा भी गया है कि
कीट मनोरथ पंख लगाकर चाहत लांघन सात आकाश, यही से मनवा रहे होगा उदास। यानी ये बात कही गई है जिसे हमारा मन एक इंसेक्ट की तरह है, लेकिन हम लोग क्या करना चाहते हैं? क्या हमारे अंदर डिटर्मिनेशन है? अगर डिटर्मिनेशन ना होती तो क्या मानव सभ्यता का विकास हो पाता? आप ये करना चाहते हो तो क्या उसके लिए इन्वेंशन कर डालते हो? फिर वो इन्वेंशन हो जाता है तो फिर कुछ और करना चाहते हो, फिर नए इन्वेंशन। ये जो इन्वेंशन की खोज की कहानी है, क्या ये आपके डिटर्मिनेशन पर आधारित है? भाई अगर आपने कोयला जमीन से खोदा, ये कहाँ से हुआ? ये रेल कैसे बन गई? स्टीम इंजन का सर वो पानी निकाल दे, हाँ वो कोयला निकाल रहे थे पर फिर उनको पानी मिल गया, अब उनको पानी निकाल के पानी खींचने के लिए उन्हें इंजन बनाना पड़ Yes, गया, sir. वाटर ड्राइविंग के लिए, तो उसी इंजन से उन्होंने रेल चला दी। तो समझ में आई बात की नहीं? तो इस तरीके से यहाँ पर मत ठंडे संकल्प ऐसे हों कि उसको तू कार्यान्वित कर सके। यू कैन एग्जीक्यूट योर डिटर्मिनेशन, योर डिजायर्स, देन ओनली, वही उसी को तो एक्टिव कहते हैं, डिटर्मिनेशन। तुझसे हो यदि अग्नि स्नान या प्रलय महोत्सव, तभी मरण का स्वस्थ गान जीवन गाएगा। तुझसे हो यदि अग्नि स्नान या प्रलय महोत्सव, तो यहाँ पर बताया गया है कि तभी मरण का स्वस्थ गान जीवन गाएगा। टकराया नहीं आज उन्माद लहर से, कौन ज्वार फिर तुझे दिवस तक पहुंचाएगा। अगर तुम उन्माद लहरों से नहीं टकराओगे तो ऐसा कौन सा ज्वार है कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा? अगर तुम टकराने से डरते रहे तो तुम उस तरफ नहीं जा सकते हो। प्रस्तुत पद्यांश का क्या उद्देश्य प्रतीत होता है? आत्मविश्वास जगाने हेतु दृष्टांत प्रस्तुत करना, प्रत्येक परिस्थिति में कार्य करने की प्रेरणा देना। जैसे एक उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, उठो धरा के अमर सपूतों, नव युग का निर्माण करो, नई सृष्टि तुम नव चेतन से नए सृजन का प्राण भरो। ऐसा कहा कि नहीं रामधारी सिंह? तो उठो, ये क्या एक चेतना है? तो एक तरीके से लोगों में वीरता को जगाना, कि नई प्रेरणा को जगाना। अंधकार दूर था, झांक रहा सूर था, कमल डोलने लगे, कोष खोलने लगे, मुस्कुरा प्रवाह उठी और रात की सभा उठी। घूम घूम कर मधु, फूल चूम कर मधु, गा रहे विहान थे, गूंज रहे गान थे। रात तिमिर लापता, चांद का न था पता, तुम बिंदुगत कहीं, छिप गए नखत कहीं। इस तरीके से आप देखो वीर रस का प्रसार किया जा रहा है। तो यहाँ पर वही बात कही गई कि तुम उठो, सब कुछ है, सारे छिप गए नखत कहीं, तुहिम बिंदुगत कहीं, सारे तारे चले गए, छिप गए नखत कहीं, सारे जो स्टार थे वो छिप गए, नॉर्थ पोल है ना? तो ये चीज कही गई। तो प्रस्तुत पद्यांश किसका उद्देश्य क्या प्रतीत होता है? आत्मविश्वास जगाने हेतु दृष्टांत प्रस्तुत करना, कि दृष्टांत भी दिया जा रहा है, और या फिर प्रत्येक परिस्थिति में कार्य करने की प्रेरणा देना, जागृति एवं उत्साहित करने हेतु प्रेरणा देना, जीवन दर्शन के विषय में प्रत्येक परिस्थिति में कार्य करने की प्रेरणा देना, ये कहा जा रहा है। देखो इसमें लिखा भी है कि धूल पूंछ काटे मत गिन, छाले मत सहला। तो ये कहा गया प्रत्येक परिस्थिति में कार्य करते रहो, चलते रहो। फिर तू मोती के स्वप्न द्वीप स्वप्न में रहा खोजता। प्रस्तुत पंक्ति का क्या भाव है कि मोती के द्वीप स्वप्न में रहा, ऐसे तुम सोचते रहे कि ऐसा आइलैंड मिले जिसमें मोतियां ही मोतियां हो, और तुम स्वप्न में खोज रहे हो। अरे उतरो सागर में वही मोती के द्वीप भी हैं। तो तू मोती के द्वीप स्वप्न में रहा खोजता। तो इसको क्या कहा गया है? मोतियों के समान आंसुओं को स्वप्न में आने वाले सुंदर दीपों पर नष्ट नहीं करना चाहिए। क्या इसका ये भाव है कि हमारे जो मोती के समान आंसू हैं उनको स्वप्न में आने वाले मोती के द्वीप खोजने के लिए सागर में दूर जा जाकर कष्टदायी विचरण करना होगा। यही है। तुझसे हो यदि यज्ञ स्नान। प्रस्तुत पंक्ति का क्या अर्थ है कि तुझसे हो यदि यज्ञ स्नान में यदि तुम जीवन की कष्टतम परिस्थिति झेलोगे तो जीवन तुम्हारे बलिदान की प्रशंसा करेगा, और यदि तुम आग के दरिया में डूब कर जाने को तैयार तो जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो सकोगे। जीवन प्रलय के महोत्सव में आग लगाने वाला ही सफलतम वीर कहलाएगा। यदि तुम जीवन में बलिदान करोगे तो जग सदा तुम्हारी जीवन की सराहना करेगा। क्या चीज? थर्ड का है कि यदि तुम जीवन की कष्टतम परिस्थितियां झेल सकोगे तो जीवन तुम्हारे बलिदान की प्रशंसा करेगा। इसमें ये कहा गया है यदि तुम जीवन की जीवन की कष्टतम परिस्थितियां झेल सकोगे तो जीवन तुम्हारे बलिदान की तभी आगे बढ़ सकोगे। जैसे जो बाइडेन है, जिस दिन उनकी पत्नी मरी उसके अगले दिन ही वो कार्यालय पहुंच गए, फिर उनका बड़ा लड़का मरा। उन्होंने कहा ये महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम कितनी बार गिरे हो, महत्वपूर्ण ये है कि तुम गिर कर कितनी जल्दी उठे हो। सर वो इलेक्शन धोखे से जीता था। धोखे से जीता हो जो भी, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि नहीं, जिसकी वाइफ अमेरिका का राष्ट्रपति। तो अब आप देखो
जिसकी भाई जिसके परिवार के कैसे देखते हो तुम? सुनिए, सुन ले जिसके परिवार के ज्यादा लोग मर गए हों और वो अगले ही दिन चला जाता है इतनी जल्दी। आफ्टर टम्बलिंग डाउन ही स्टैंड्स अप एज सून एज पॉसिबल। तो अगर लड़खड़ा के गिर गए हो ये महत्वपूर्ण नहीं, गिरोगे तो है ही जीवन में, लेकिन तुम उठते कितनी जल्दी हो। हाउ सूनर यू ओवरकम योर ट्रबल्स, दैट इज इम्पोर्टेंट। ये बड़ी बात नहीं है कि हम उसे ओवरकम कर जाएं, आगे बढ़ो, आगे तो बढ़ना ही है ना, यही ज्यादा चीज। तो ये यही कह रहा है कि कष्टतम परिस्थितियां झेल लोगे तो जग तुम्हारी प्रशंसा करेगा। समय को गतिशील बनाने के लिए क्या आवश्यक है? समय का सदुपयोग कर मानव कल। अभी आप ही के आपने कहा हिंदी पढ़ाओ तो पढ़े, आपकी क्या दिक्कत हो गई? तो वो मतलब वो डिस्टर्ब कर रहा है। अब वो कहें इंग्लिश कौन पढ़े, इंग्लिश का नहीं सर, जो आप कहें समय का सदुपयोग। हर मंदिर में लिखा है कि नहीं, योर कोऑपरेशन इज सॉलिसिट, तुम्हारा सहयोग अपेक्षित है। फिर सहयोग करो। इन्होंने ही बोला हिंदी पढ़ो, आप ही ने कहा, मैं तो बोल रहा था। तो समय का सदुपयोग कर मानव कल्याण में लगे रहना। समय को गतिशील बनाने के लिए बताओ अस्मित क्या आवश्यक है? समय का सदुपयोग कर मानव कल्याण में लगे रहना, तुच्छ कार्यों में संलग्न न रहकर समय नष्ट होने से बचाना, अपने हाल की परवाह न करते हुए सकारात्मक भाव से कार्य करना, टाल मटोल समय का चोर, कथनानुसार स्वस्ति यानी शुभ कार्य करने में टाल मटोल न करना। क्या चीज सही है सर? ए सर सी फोर्थ दिया है कि अपने हाल की परवाह न करते हुए सकारात्मक भाव से कार्य करना। तो इसको कहते हैं समय को गतिशील बनाने के लिए क्या आवश्यक है? अपने हाल की परवाह ना करो। पैर में कांटे लगे हुए कुछ भी तुम हाथ में छाले हो तुम उनको गिनो मत। फिर कहा गया प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार फूलों की ओट और सुरभि की घेरे व्यक्ति के जीवन में अपने हाल की परवाह न करते हुए सकारात्मक भाव से कार्य करना। इसका क्या मतलब है? फूलों की ओट और सुरभि के घेरे ये व्यक्ति के जीवन को अपनी सुगंध से शांत एवं एकाग्र कर सकते हैं। ये अपनी औषधि गुणों से व्यक्ति का जीवन व्याधि मुक्त कर सकते हैं, यानी रोगों से मुक्त कर सकते हैं। ये उसे लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग से विचलित कर सकते हैं। फूल उर्वरता और समृद्धि के प्रतीक हैं, इसलिए जीवन में ईश्वर के प्रति निकटता लाने में सहायक हो सकते हैं। तो फूलों की ओर सुरभि के घेरे, तो इसका क्या अर्थ है? वे उसे लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग से विचलित कर सकते हैं। इसका है कि सी, समझ आया कि नहीं? यानी ये ना हो कि तुम्हें माँ की गोद है और इन सब में न विलासतापूर्ण जीवन में ना रहो कि सुरभि के घेरों में खोए रहो। यहाँ लहरें बुला रही हैं तो जाओ उसकी ओर जाओ, अनल सुधा पियो। अब देखिए तीसरा काव्यांश, लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। लक्ष्य है अति दूर दुर्गम, मार्ग भी हम जानते हैं, किंतु पथ के कंटकों को हम सुमन ही मानते हैं। तो पथ के कंटकों को हम सुमन ही मानते हैं। जब प्रगति का नाम जीवन, यह अकाल विराम कैसा। तो धनुष से जो छूटता है बाण, कब मग में ठहरता, देखते देखते वह लक्ष्य का ही भेद करता। तो इन्होंने कहा लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। लक्ष्य है अति दूर दुर्गम, मार्ग भी हम जानते हैं, किंतु पथ के कंटकों को हम सुमन ही मानते हैं। पथ के कंटकों को हम सुमन ही मानते हैं, पथ के कांटों को। जब प्रगति का नाम जीवन, यह अकाल विराम कैसा। और धनुष से जो छूटता है बाण, कब मग में ठहरता, देखते देखते वह लक्ष्य का ही भेद करता। लक्ष्य प्रेरित बाण है हम, ठहरने का नाम कैसा। वो जैसे उन्होंने कहा कि बाण का संधान किया है राम ने, और राम काज कीने बिना मोहि कहा विश्राम। उन्होंने कहा थोड़ी देर तो ठहर लो। काल नेमी में बोला था कि नहीं रामायण में हनुमान से, यहाँ पानी पी लो, ठहर लो, अभी तो वहां जा रहे हो तुम संजीवनी बूटी लेने सुमेरु पर्वत। तो उन्होंने कहा राम काज कीने बिनु मोहि कहा विश्राम। तो वो फिर वहां काल नेमी के बारे उससे नहीं रुके, जबकि काल नेमी रावण के द्वारा भेजा गया था। और तो वो चल दिए लेने, वापस आए। भरत ने उनको रोक लिया कि तुम कहाँ जा रहे हो इस तरीके से अयोध्या के ऊपर से, क्या तुम कोई असुर हो जो पहाड़ लिए जा रहे हो, या मायावी हो। तो उनको मार भी दिया, बाण भी मार दिया। फिर वो नीचे कराते हुए गिरे। बोले नहीं, हम तो लक्ष्मण को बचाने जा रहे हैं। बोले हमसे बड़ी भूल हो गई और मैं तुम्हें अभी बाण पर उठाकर पहुंचा देता हूँ, कहो वहां पहुंचा दूं। बोले नहीं, हमें राम के नाम पे भरोसा है, कोई बाण मत चलो, हम ऐसे ही चले जाएंगे। हमें इतनी शक्ति है राम के नाम को लेने की कि हम चले जाएंगे। बात समझ में आई कि तुम कौन हो? तुम एक संधान किए हुए तीर हो, और जब तक तुम लक्ष्य को भेद नहीं दोगे तो विश्राम कैसा। वो बोल रहा है तुम कौन हो, कह रहा है
कि तुम संधान किए हुए तीर, हम पथिक नहीं है, हम एक तीर की भांति हैं, और लक्ष्य पे जाने से पहले क्या तीर कभी रुकता है? तो वही बात कही है कि देखो लक्ष्य प्रेरित बाण है हम, हे पथिक विश्राम कैसा, और लक्ष्य प्रेरित तो ठहर का काम कैसा, बस वही है पथिक जो पथ पर निरंतर अग्रसर हो, जो सदा गतिशील, जिसका लक्ष्य प्रतिक्षण निकटतर हो। हम हमारा लक्ष्य और पास आता चला जाए, ऐसा हो। तो हार बैठे जो डगर में, पथिक उसका नाम कैसा, बाल रवि को स्वर्ण किरणें निमिष में ऊपर पहुंचती। बाल रवि की स्वर्ण किरणें, जो बाल रवि है ना, बाल रवि का मतलब समझते हो? लाल सूर्य, बाल रवि उसी को तो कहते हैं, मैच्योर ना हो, अभी अभी उगाओ, तो उसे बाल रवि कहते हैं कि नहीं, लाल सूर्य को। तो बाल रवि की स्वर्ण किरणें निमिष में भू तक पहुंचती। क्या निमिष किसको कहते हैं? क्या एक सेकंड के लाखवें हिस्से को निमिष कहते हैं? निमिष में नाम रो भव निधि। सर आसिम किसको बोलते हैं? आसिम। अरे यार आसिम, अरे असीम, इंफिनिटी। अच्छा देखो, आप ये समझ में आ गए कि निमिष में नाम हो भव निधि नाम। निमिष का मतलब क्या होता है कि क्षण के लाखवें हिस्से को, एक सेकंड के लाखवें हिस्से को निमिष कहते हैं। तो उस तरीके से यहाँ बताएगा बाल रवि की स्वर्ण किरणें निमिष में भू तक पहुंचती, उनको समय नहीं लगता है क्षण के लाख। वैसे तो ये बात कही गई है कि 500 सेकंड में पहुंचती हैं, 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचती हैं, ठीक है, अगर सूर्य की। लेकिन उस समय की बात जैसी कही गई, या कवि जैसा कहना चाहता है। जो कवि होता है वो पोएटिक होता है, तो पोएटिक भाषा में बात करता है कि एक होता है थ्योरेटिकल और एक होता है पोएटिकल। तो पोएटिकल में चीजें कलात्मक हो जाती है ना, वो कहता है अभी अभी पहुंची, वो कैलकुलेशन नहीं देखता, दैट इज पोएटिकल। निमिष में भू तक पहुंचती, कालिमा का नाश करती, ज्योति जगमग ठहरती। जैसे एक हम लोग हैं, मेन आर फ्रॉम मार्स, वीमेन आर फ्रॉम वीनस। जॉन ग्रे की पुस्तक पढ़ी है, उसमें ये बताया गया है कि जो स्त्रियां हैं वो पोएटिकल, वो हार्ट से सोचती हैं, और जो मेल है फैक्चुअल, वो फैक्चुअल फैक्ट पर आते हैं। अगर मान लीजिए स्त्री अगर ये कह रही है, पत्नी अपने पति से कह रही है कि तुमने हमें कभी सिनेमा नहीं दिखाया, तो वो पोएटिकली कह रही है। और अगर उस समय उसका जो पार्टनर है वो कहता है हमने तुम्हें 23 जनवरी को सिनेमा दिखाया, वो फैक्चुअल बात कर रहा है, तो इनमें झगड़ा हो जाए। जबकि उसके ये कहने का ये कभी भी तात्पर्य नहीं था कि जब वो कह रहे कि कभी नहीं सिनेमा दिखाया, तो उसका तात्पर्य ये समझना चाहिए कि काफी समय से नहीं दिखाया। अगर आप उसको थ्योरेटिकली लोगे तो झगड़ा होगा। समझ में आ गई बात की नहीं? सो सच इज द कंडीशन। तो अगर ये दोनों दूसरे ग्रहों से हैं, तो क्या उन्हें एक दूसरे को बदलने की कोशिश करनी चाहिए? अगर वो मार्स से है, मैन आर फ्रॉम मार्स, मंगल ग्रह का, और वो वीनस है, वो शुक्र ग्रह की है, तो क्यों एक दूसरे को बदला जाए ना? वो सदा गतिशील, जिसका लक्ष्य प्रतिक्षण निकट, हार बैठे जो डगर में, पथिक उसका नाम कैसा। अगर तुम हार गए हो तो पथिक नहीं हो। तो कालिमा का नाश करती, ज्योति जगमग जगत धरती, ज्योति के हम पुंज, फिर हमको अमा से भीत कैसा। अगर हम ज्योति के पुंज हैं तो हमको अमा का मतलब अमावस्या, तो हमें अमा से भीत कैसा, हमें डर कैसा। जब हम ज्योति के पुंज हैं तो अमा से भीत कैसा, उनसे फिर हम डर अंधेरे से क्यों डरें। आज तो अति ही निकट है, देख लो यह लक्ष्य अपना, पग बढ़ाते ही चलो, बस शीघ्र होगा सत्य अपना। धर्म पथ के पथिक को फिर देव दक्षिण वाम कैसा। फिर दक्षिण वाम, जैसे वो कहते हैं कि वो डेक्स्ट्रस है, वो कहते हैं लीवस है, हिंदी में बोलते हैं आपस में, अरे वो तो लबड़ाहा है। वो एम्बी डेक्स्ट्रस है। एम्बी लीवस का क्या मतलब होता है? आपस में बातचीत करते हो कि नहीं, तो कन्वर्सेशन करते हो, वो एम्बी लीवस है, वो दोनों हाथ का लबड़ाहा है, यानी उसके दोनों हाथ बाएं हाथ हैं, वो दोनों हाथ से ढंग से काम नहीं। और कोई कहता है अरे ये तो एम्बी डेक्स्ट्रस है, उसका बायां हाथ भी दाहिना हाथ। डेक्सटीरियस का मतलब क्या होता है? क्या दक्ष होता है? तो वो कह रहा है कि यदि तुम अमर पथ के हो पथिक, तो तुमको दक्षिण वाम कैसा, तुम दाहिना बायां क्यों कर रहे हो? चलते जाओ, बढ़ते चले जाओ। दक्षिण वाम क्यों कर रहे हो? लीवस और डेक्स्ट्रस क्यों कर रहे हो? अच्छा, अब बात करी गई है पथ के कंटक को सुमन मानने से क्या आशा है। कह रहा है पथ के जो कांटे हैं वो भी किस तरीके से हैं? सुमन के तरीके से हैं। हम बाधाओं की चिंता नहीं करते, हम मार्ग की बाधाओं से प्रसन्न होते हैं। बाधाओं से जूझना हमारा लक्ष्य है, मार्ग की बाधाओं को स्वीकार करके चलते, स्वीकार करके चलना। इसका आंसर है कि मार्ग की बाधाओं को स्वीकार करके चलते हैं। कंटक किसका प्रतीक है? स्वार्थ का, बाधाओं का, सुख सुविधाओं का, कष्टों का, सब है, कष्टों का, वो तो कोई ऑप्शन नहीं, बाधाओं का है, बाधाओं का।
अंधेरे तो को बाधाएं नष्ट मतलब अंधेरे को नष्ट कर पृथ्वी को उजाले से कौन भर देता है? सर- चंद्रमा की रोशनी, सूर्य की किरणें, ईश्वर की शक्ति, तारों की। चंद्रमा की, अच्छा सूरज की किरण, सूरज की किरणें। तो चौथा है सूरज की किरणें। नाउ लक्ष्य प्रेरित बाण है हम। पंक्ति का क्या भाव है? लक्ष्य प्रेरित बाण है सर हम। जब तक लक्ष्य नहीं मिलेगा रुकेंगे नहीं। हम लक्ष्य की ओर चले हुए पथिक हैं। हम हर हालत में विजयी होंगे। हम लक्ष्य को नष्ट करके रहेंगे। हम लक्ष्य की बाधाओं को नष्ट करके रहेंगे। सर ये शायद पांचवा है कि हम हर हालत में विजयी होंगे। देखो अगला काव्यांश है, सागर के ऊपर नाच नाच करती हैं लहरें मधुगान। प्रातः, बोलो बोलो क्या दिक्कत है? तो थोड़ी बहुत शक्ति का परिचय थोड़ी देना है आपको। वीर करता सुना लो तो हम शक्ति दिखाएंगे। सागर के ऊपर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। प्रातः समीर से हो अधीर, छूकर पल पल उल्लसित तीर। कुसुमावली सी पुलकित महान। ये बात कही गई है। तो सागर के ऊपर नाच नाच करती हैं लहरें मधुगान। सागर के ऊपर ही तो लहरें नाचती रहती हैं। प्रातः समीर से हो अधीर, छूकर पल पल उल्लसित तीर। कुसुमावली सी पुलकित महान। सागर के ऊपर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। प्रातः समीर से हो अधीर। समीर का मतलब क्या होता है? सूरज, ये ठीक कह रहे हैं। समीर का मतलब हवा होती है। हंसने की क्या मतलब, किसको बता रहा है? ढल रही है हवा। तो प्रातः की जो समीर हवा बह रही है ना, प्रातः समीर से हो रही। जैसे आप लोगों को पता है कि कई चीजें हैं। जलद, जलद क्या होता है? जलज क्या होता है? ठीक है। और जलद, ये अलग अलग नाम है। जलद का क्या मतलब? इनके नाम से जाना करो। जलद का मतलब जल्द, ये ठीक कह रहे हैं। जैसे जो जल को धारण करता हो। कैसे ही नहीं पता धारण बोला तो बादल। जलज पर्यायवाची है कि नहीं? जहां पर जो है तो उसको समझो उस चीज को। जलज जिसका जल में जन्म होता हो। कमल, समझ अच्छा। जा से क्या हुआ? जन्म। ठीक है। जलद जो जल दे, बारिश। ठीक है। ऐसे हमेशा लास्ट वर्ड को पकड़ के चला करो, कभी नहीं होगा। तो इस तरीके से बताइए। जलज पंकज, क्या सभी कमल को जलज पंकज जा ही लगेगा? हाँ। जलज पंकज नीरज क्यों लग रहा है कमल में जा? है ना। नीरज, जलद, पंकज, बादल में सितार क्यों लग रहा है? क्योंकि पंख का मतलब जल होता है। सर इसके ग्रामर के भी क्वेश्चन करा दीजिए। करा देते हैं। अब देखो इस चीज को कर लें कि सागर के ऊपर नाच नाच करती हैं लहरें मधुगान। अभी है समय। सागर से देखो, सागर से पाकर रुचि रंग करती सी सत सुर चाप भंग। हिलती नव तरु दल के समान। सागर के ऊपर नाच नाच करती हैं लहरें मधुगान। देखो कई चीजें बताई गई। प्रातः समीर से हो अधीर, जब नया सूर्य की किरणें पड़ता है तो उनमें अधीरता आ जाती है। ठीक है। छूकर पल पल उल्लसित तीर, क्या वो बार बार अपने तट को छूती हैं? छूकर पल पल उल्लसित तीर, लहरों का काम क्या? मतलब तो खुश होना होता है ना सर? मतलब उल्लसित का मतलब खुश होना। तो वो खुश हो करके जब समीर उन पर गिरता है, हवा चलती है, तो वो क्या अपने तट को छूती हैं? तो उल्लसित तीर कुसुमावली सी पुलकित महान। जैसे ऐसा लगता हो कि फूलों की लड़ियां सी आ रही। कुसुमावली, फूल की कतार चली आ रही। कुसुमावली सी पुलकित महान, ऐसे पुलकित हो रही। दे आर सो टिटिलेटिंग, इतनी तरीके से गुदगुदी उनके अंदर मच रही ऐसा। अब हिलती नव तरुदल के समान, जैसे क्या नई डहली के डाली होती ना, नव तरुदल के समान क्या वो हिल रही हैं? तरुदल के समान। सागर के उच्च उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुगान। करतल करतल गत कर नभ नभ की विभूति। आकर सस से सुषमानुभूति। तारावली सी मधुदीप्ति गान। देखो कई चीजें। करतल गत कर नभ की विभूति, तो वो क्या करतल, जैसे करतल ध्वनि होती है ना, उसी तरीके से वो आवाज कर रही हैं। शशि से सुषमा मिल रही है। शशि से सुषमा मिलने का मतलब क्या है? चांद से चांदनी। शशि, शशि किसको कहते हैं? चांद। तो चांद से चांदनी ले रही हैं। और तारावली सी मृदु दीप्तिमान, और जब वो आ रही है तो ऐसा लग रहा है जैसे तारों की लड़ियां सी आ रही। तारावली सी
दीप्तिमान सागर के ऊपर नाच नाची। एक तरीके का इसकी उपमा की गई है कि किस किस तरीके से ये बाल दी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीले को कान रसना पसारी है। कहदो व्योम भी तिखा भरे हैं भूरी धूम के तो कहदो चली मेरे तो प्रसानु सारी भारी है। तुलसी सुरेश साथ कहदो दामिनी कला और देखे जातु धान जातु धानी कुलानी कहे और कानन उजारी और नगर प्रजारी है। देखो कितनी अच्छी उपमा दी गई तुलसीदास ने लिखी, कभी समझ नहीं आ रहा। पूरी बात समझ लीजिए। तो जैसे बालधि विशाल विकराल ज्वाल जालमान, बालधि विशाल, बालधि का मतलब क्या होता है, ये हनुमान जी को कहा गया। तो बालधि बालक के समान हनुमान की विशाल पूंछ, बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, ज्वाल का जाल है। जब इधर घुमा रहे उधर घुमा रहे, मशाल इधर उधर घुमा तो ऐसा नहीं लगता ज्वाल का जाल बन गया, पीछे से आग दिखती है, ज्वाल जाल मानो। और ये लंक लीलिबे को काल, लंक लीलने के लिए काल ने अपनी रसना पसार दी है जीव, लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है। कैदो व्योम वीथिका भरे हैं भूरी धूमकेतु, ऐसे लगता है कि व्योम की गलियों में लाखों धूमकेतु टूट टूट कर गिर रहे हैं। जब वो ऐसे ऐसे चल रही ना व्योम की वीथिका में, आकाश की गलियों में भरे हैं भूरी धूमकेतु, लगता है तारे ही सब टूट के गिर जाएंगे। भरे हैं भूरी धूमकेतु कहदो चली मेरु ते कृसानु सरी भारी है, या फिर लगता है मेरु पर्वत से हजारों अग्नि की नदियां गिर पड़ी। कृसानु सरी, सरी का मतलब नदी होता है। और इस तरीके से ये भी कहा गया तुलसी सुरेश चाप, या फिर ऐसे कभी लगता है कि तुलसी का ये धनुष तो नहीं है। और कहदो दामिनी कला, या कोई दामिनी यानी दामिनी का रात में कोई नृत्य तो नहीं हो रहा है अग्नि का। कहदो दामिनी कला को जे देखे जातु धान जातु धानी अकुलानी कहे। और सारे राक्षसनियां अकुलाते हुए यही कह रहे हैं कि कानन उजारियो, अब नगर प्रजारी है। पहले तो इसने जो है पंचवटी उजाड़ी, अब देखो नगर को उजाड़ रहा है ना, रूपक अलंकार। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी लहरों के ऊपर नहीं कहा गया है कि उसने कैसे शशि से सुषमा ले ली, शशि से संध्या से पाके रुचिर अंग। तो यहाँ पर पाकर शशि से सुषमानुभूति तारावलिसी मृदु दीप्तिमान, और या फिर तारावलियां हैं, तारा की लड़ियां होती ना नक्षत्रों की, तो दीप्तिमान सागर के ऊपर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। तन पर शोभित नीला दुकूल है छिपे हृदय में भाव फूल। तन पर शोभित, क्या उनके ऊपर दुकूल पड़ा हुआ है, नीला कपड़ा है तन पर शोभित, भाई वो नीली है। तो तन पर शोभित नीला दुकूल है छिपे हृदय में भाव फूल, और आकर्षित करती हुई ध्यान सागर के ऊपर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि नीले वस्त्र को ओढ़ करके वो मधुर गान करती हैं। हरी थी मन भरी थी लाख मोती जड़ी थी, और राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। बोलो क्या, हारी थी मन को आकर्षित, ये सही करें भुट्टा, मतलब कि बहुत अच्छी बात है। राजा जी के बाग में क्या जो भुट्टा होता है, क्या उसके ऊपर कपड़ा होता है और लाख मोतियां जड़ी होती हैं, क्या सब भुट्टा मतलब भुट्टा का मतलब मेज, कौन कौन। हरी थी मन भरी थी लाख मोती जड़ी थी, और राजा जी के बाग में दुकूल ओढ़े खड़ी थी दुशाला। सर समझ आ गई ना, ये तो पहली हो गई। तो हम आगे की बात करेंगे। लहरें कहाँ नाच कर मधुर गान करती हैं। चार बातें कहेंगे, समुद्र के जल में, समुद्र के उर पर, नदी में, समुद्र के समुद्र के उर पर वो मधुर गान करती हैं। लेट अस सी। तो समुद्र के हृदय पर, वो कह रहा है कि कहाँ, समुद्र के हृदय पर, डी दिया, उर पर हृदय पर। कुसुमावली शब्द की संधि विच्छेद करो। कुसुम प्लस मावली, कुसुम प्लस वली, कुसुम प्लस अवली, कु प्लस सुमावली, कु प्लस सुमावली, ये सही करें। क्योंकि कुसुम प्लस अवली क्यों कहा, अवली का मतलब पंक्तियां होती है। इन्हें मालूम है दीपावली से बनाया होगा, दीप प्लस अवली, भाई कैसे इन्होंने माना, ये इंटेलिजेंस इसी को कहते हैं, कॉमन इंटेलिजेंस। दैट इज इन्होंने क्या देखा कि कुसुमावली, तो इन्होंने सोचा जब कुसुमावली तो दीपावली उठा लो। और कुसुम का मतलब ये क्या समझते थे, बोलो ईशान। और अवली, अवली का मतलब पंक्तियां, तो कुसुम प्लस अवली, और ये क्या कहेंगे, दीप प्लस अवली। सही बात कि नहीं। अब आगे देखें नेक्स्ट है कि सुरचाप भंग करना क्या होता है। सुरचाप भंग करना, तो सुरचाप भंग अत्यंत सुंदर
देवताओं का चाप भंग करना। चाप का मतलब क्या होता है? अच्छा, चाप तो सर मतलब सोयाबीन से बना। ये सही कह रहे हैं। चाप का मतलब धनुष, जैसे कि सोयाबीन से बना किसी से, हम ये नहीं कह रहे कि सोयाबीन से अरे तो चाप ना, हमने कहा कि चाप का मतलब सोयाबीन से बना धनुष, तो सोयाबीन से हो या जिससे भी है चाप, सोयाबीन से देवताओं का धनुष, और उसको भंग कर दे, है बात कि नहीं? तो सुर का मतलब देवता और चाप का मतलब धनुष, सुर चाप भंग करना। तो चार सर, राम जी की बात हो रही है। राम जी की बात लहरों की बात हो रही है। तो अभी लहरों पे ही तो पढ़ा ना आपने कैसे चलती हैं। तो अत्यंत सुंदर देवताओं का चाप भंग करना, इंद्रधनुषों की शोभा को पीछे छोड़ देना, और सुर की चाप टूट जाती है। बोलो क्या होगा? सर देवताओं का छाप सर डी होगा सर डी। सर मुझे तो सी लग रहा है कि देव इंद्रधनुष सुर चाप है। सुर कौन होता है बताओ? सुरपति कौन है? क्या इंद्र है? देवताओं का राजा कौन है? इंद्र। तो उनके धनुष को तोड़ देना, सुर चाप भंग करना, इंद्रदेव। यानी इंद्रदेव की शोभा को सर भी ये तो सर उसमें भी था ना, राम लक्ष्मण। समझ में आ गई बात की नहीं? तो यहाँ पर इसका आंसर है कि इंद्रधनुष के पीछे शोभा को पीछे छोड़ देना। इधर देखिए, जो नत हुआ वह मृत हुआ। पंक्ति में कवि का क्या आशय? जो नत हुआ वो मृत, जो झुक गया जो डर गया वो मर गया। हाँ, तो जो सतत चलता नहीं वह मर जाता है, जो गिरता है उसका पता नहीं होता, झुक गया वही सफल हुआ, जो झुक गया वह मर गया। ठीक है, यानी कि चौथे का इसमें आंसर नहीं दिया सर आज साइड में दिया वो नहीं दिया चौथे का। अब देखो, उपर्युक्त काव्यांश के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? वृक्ष से झड़कर फूल मुरझा जाता है, हमें विषम परिस्थितियों में हार नहीं माननी चाहिए, और किसी को अपना लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए। जो नत हुआ सो मृत हुआ से क्या आशय बताया गया है कि वृक्ष से झड़कर फूल मुरझा जाता है, हमें विषम परिस्थितियों में हार नहीं माननी चाहिए, किसी को अपना लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए, संसार में कुछ भी सत्य नहीं। सर बी सर सी लग रहा है। सर बी है। मुझे प्राण एक सूत्र में बांधे हुए हैं। इसका भी आंसर नहीं दिया। अरे यार, सर आगे खाली पेज तो नहीं है? अब आगे देखते हैं। सर रजत को लिख दिया। अब हम लोग समझेंगे वाक्य भेद। काव्यांश समझ में आएगा ना, कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे करना है। थोड़े थोड़े वाक्य यस सर, इसमें थोड़ी प्योर लैंग्वेज आती है। तो इसमें लैंग्वेज अच्छी आती है, प्योर प्योर नहीं है। अब जैसे आप लोग ये रामचरितमानस पढ़ते रहते हो, हर लाइन में उपमा अलंकार है, पढ़ोगे तो सब समझ आ जाएगा, वही सब है। तो वाक्य की परिभाषा है। वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य तथा विधेय। तो उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में बोल रहे हैं। तो जैसे राम ने धनुष को तोड़ा, तो राम क्या है, ने धनुष तोड़ा क्या है? तो उद्देश्य ने धनुष तोड़ा, ये विधेय है। क्या ये सब्जेक्ट है? ये प्रेडिकेट है, ठीक है। तो उसके बारे में जो कहा जाए वो विधेय है। उसका उद्देश्य क्या है? जैसे कि राम श्याम ने बाजार से फल लिए, तो सर श्याम उद्देश्य और बाजार से फल लिए। वैसे ये कह रहा है बुक आपके श्याम ने, फिर ये भी होगा ना, पुलिस ने चोर को पकड़ा। पुलिस ने ऐसा कहा है इसने, राम ने या ये जो भी है, तो वो जो शुरू का है वो, जैसे हिंदी में तो ऐसा नहीं होता है, राम वहाँ उसके बीच में जो पहला सब्जेक्ट, उसके बाद कुछ नहीं आता ना प्रीपोजिशन, राम ब्रोकन दिस एंड दिस, तो वहाँ पे नहीं आता, लेकिन यहाँ ने इसने शामिल कर लिया, ठीक है कि नहीं? वो कारक है उसका, तो उसको शामिल कर लिया। कोई कारक हो तो कर्ता ने, कर्ता कारक और ने उसके साथ ले लिया। अब जरा देखिए, क्या ये पूरा एक वाक्य है? बोलो। यस सर। और इस वाक्य के कुछ भेद होंगे, तो वाक्य के 8 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? एक सर है रचना के आधार पर और विधान, अच्छा वैसे तो विधानवाचक,
इन 8 वेदों को मैं बता दूं। पहला कौन सा है? विधानवाचक। अच्छा ये वाले, अच्छा हाँ सर हाँ, ये पता है। चलो एक बार समझ लेते हैं। आज्ञावाचक। नहीं आ रहे थे अरे ठीक है पढ़ लो। भाई ये अलंकार की है ना, अरियन की तमन की है। सर ये सर रचना के आधार पर आएंगे सर। सर अलंकार का एक डिवीजन आता है। रिपोर्ट दोनों रिपोर्ट देखो रचना की दृष्टि से फिर भी हम बता देते हैं, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। सर ऐसी बात ही पढ़ लीजिए। विस्मयवाचक। अरे ये क्या है? एक्सक्लेमेटरी। That is imperative, यस assertive, यस सर। सर एक्सक्लेमेटरी। exclamatory। अब देखो इच्छावाचक। बोलो सर विश बोलिए जल्दी। सर इंग्लिश में आ रहा है। सारा प्रवीण ही बताएगा। निषेधवाचक। सर नेगेटिव। अरे प्रवीण कुछ तो निगेटिव। इसके अलावा प्रश्नवाचक। सर इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव। संदेहवाचक। सर डाउट। नाक का मोती ढुलकता देखकर, ठीक है, सोचता या अन्य सुख वह कौन है। तो नाक में मोती है तो उसे लग रहा है दूसरे सुख को। उर्मिला की बात की जा रही है। उर्मिला जानते हो ना, लक्ष्मण की पत्नी है। तो उनकी बात की कि उनके नाक में जो मोती है लाल लाल, तो दूसरा तोता सोचा ये कोई एक हरा तोता है और वो उसके मुंह में मोती है, यानी मिर्च है। तो ऐसा सोच संदेह आ गया। ठीक है, जैसे रस्सी को सांप कोई समझ जाए। संकेतवाचक। नेक्स्ट क्या है सर? किसी का कॉल आ रहा है। अच्छा, प्रांजल का संकेत तो 499 कितनी बात समझ आ गई? तो संकेतवाचक। अब जरा देखो कि रचना की दृष्टि से ये तो हमारे 8 हो गए। इन विधानवाचक का समझ में आया कि राम ने रावण को मारा। और क्या हो सकता है? राम ने रावण को मारा। क्या असली आके ये बैठ गया। बोलो। और ये क्या है? इम्परेटिव। सर जाके दरवाजा बंद करो। ये है जाओ फल ले आओ। ठीक है, आओ चलो खेलें। विस्मयवाचक। विस्मयवाचक। सर अरे अस्मित तो पढ़ने लगा। अरे अस्मित तो पढ़ने लगा। अस्मित तो नकारा निकल गया। नकारा मतलब? नकारा का मतलब पढ़ने लग गया। नहीं अरे सर अरे नहीं। सब प्रांजल तो सब इच्छावाचक काश। प्रांजल तो कलयुग का निकला। काश तुम आ जाते। ये इच्छा है कि नहीं? यस सर। काश तुम आ जाते। निगेटिव। सर ईशान आगे नहीं पढ़ेगा। ईशान आगे नहीं पढ़ेगा। क्यों? सर मैं सर वो क्या बोल रहे हैं सन्यासी? प्रश्नवाचक। क्या ईशान आगे पढ़ेगा? तो संदेह में ईशान आगे पढ़ सकता है। कहीं ईशान आगे तो नहीं पढ़ेगा। अरे तो 3:1 का रेशियो हो गया सर सर। क्या ईशान पढ़ेगा? संकेत, शायद ईशान आगे पढ़ेगा। रिकॉर्ड हो रहा है ना। अरे तो इस तरीके से संकेत की बात की गई। ठीक है ना, किसी चीज का हिंट दिया जाए। अब जरा देखो ये किस दृष्टि से है? क्या अर्थ की दृष्टि से? यस सर। अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। और दूसरा क्या है? सर रचना के आधार पर। और दूसरा है रचना की दृष्टि से। तो वाक्य के एक और भेद हैं। रचना के आधार पर। रचना के आधार पर 3 है। सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस। सेकंड मिश्र वाक्य। और तीसरा कौन सा? संयुक्त वाक्य।
जिसमें कंजंक्शन ना हो, कोई योजक ना हो, वो सरल वाक्य होता है क्या? तो सरल वाक्य जैसे वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है। अब दूसरा देखो, मिश्र वाक्य एक प्रधान उपवाक्य है और दूसरा एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हैं। जैसे यहाँ पर अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। अध्यापक, दोनों प्रधान नहीं है। अध्यापक ने कहा, तो इसमें प्रधान कौन सा है? सर अध्यापक ने कहा कि कल सर इनकी विद्यालय, विशेषताएं बता दो। अभी बता रहा हूँ। वो भी होती है। हाँ, जैसे मिश्र में हो ये की आता है। तो ये की है, इसका योजक क्या है? कि कंडीशनल सेंटेंस। इसको क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंस। इफ वाले सर। हाँ, सर वो सरल में, सरल में तो सरल ही है। कंडीशनल। और ये कौन सा है? कंपाउंड। जैसा इंग्लिश में चल रहा है वैसा हिंदी में चल रहा है, सिंपल सिंपल कंडीशनल कंपाउंड। ठीक है, तो अब जरा देखें कि कंपाउंड मतलब शेष भाग मुख्य वाक्य कंपाउंड नहीं पड़ेगा। रेखांकित अंश मुख्य उपवाक्य को दर्शा रहे हैं, जबकि शेष भाग आश्रित उपवाक्य है। तो इसमें मुख्य उपवाक्य क्या है और आश्रित उपवाक्य क्या है? सर दोनों उपवाक्य क्या है? सर मुख्य उपवाक्य अध्यापक ने कहा आश्रित तक कल विद्यालय बंद। जी सही है, ये मुख्य उपवाक्य है। सर मुख्य की जगह शायद सर कुछ और कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? इसको कहेंगे आश्रित उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य। हाँ, आश्रित उपवाक्य। मुख्य की जगह प्रधान भी कहते हैं। और जैसे संयुक्त में दिल्ली चलो और आसमान नीला है, दो चीजों को मिल, दिल्ली चलो और, ठीक है, धरने पर बैठो। तो दो हो गए। और योजक क्या है? और या ये हो सकता है दिल्ली चलो या धरने पर बैठो, तो भी हो जाएगा। तो योजक इसमें या और होता है, जबकि वहां पर कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है? इफ यू पास देन आई विल गिव यू चॉकलेट। तो सर जमात होंगे। सर ये सर दिल्ली चलो और धरने पर, सर ये संयुक्त वाक्य है ना? ये संयुक्त वाक्य है। दिल्ली चलो अगर और से जुड़ा है तो क्या कहलाएंगे? हाँ, सही। नहीं, सीधे बैठो। जो कि इतना कष्ट कर रहे हैं उसके लिए वो याद भी रखेगा तुमको। तुम यहाँ उसके लिए तिल तिल मर रहे हो, लेकिन वो एहसान फरामोशी कर रहा है। चाबी घुमाता है। हाँ, क्यों ऐसा किया? वो कहते नहीं बर्थडे बम्प दिया था, कली की बात है, शायद लोगों ने उसको इतना मारा। हाँ सर मर गया। हाँ भाई सर कौन था? कली, तो ऐसे मत करो। वो जब से उसका सीजन का बर्थडे हुआ, अगले दिन से आया नहीं। उसका वेरे सर उसका डिपेंडेंट कार्ड गुम हो गया इसमें। कुछ भी हुआ हो, सर प्रांजल ले गया सर। हाँ सर। दिया भी नहीं अभी तक। अपनी गलती मत छुपाओ। थोड़ा मारा है तो क्या कबूल करो। वो कहाँ है बताओ सीजन? सर घर में ही है। हैं? सर ये ऐसा स्पॉट पे कहा होगा पानी में होगा। अरे ऐसा स्पॉट पे बना देगा। अब यहाँ पर देखें इस वीडियो में लड़की मरी थी ना? क्या लड़की मरी। कि नहीं लड़का ही था। सर जरूर। वह व्यक्ति कहाँ है जो कल यहाँ आया था? इसमें उपवाक्य कौन सा है? उपवाक्य वह व्यक्ति कहाँ है? सर इसमें वक्त है, वह वक्त, वह जो कल आया था सर, जो कल आया था। जो कल आया था वो तो इसमें उपवाक्य कौन सा है? सर जो कल आया था। सर वह व्यक्ति। कौन सा उपवाक्य है? तो में कौन सा उपवाक्य है? इस चीज को भी पढ़ें। यानी संज्ञा उपवाक्य। ये सर क्यों इन्होंने बताया अस्मित ने नहीं, कि विशेषण उपवाक्य? मतलब सर ये क्यों क्या बोल ये रहे हैं? व्यक्ति के बारे में बात Yes, कर रहे हैं? sir. और ये Yeah. व्यक्ति की विशेषता बता रहे हाँ हैं सर। जो कल आया था। तो कौन सा उपवाक्य इन्होंने तुरंत जान लिया? लेकिन ऐसे पहले व्यक्ति बता की है दिया। ना। सर उपवाक्य कितने तरह के होते हैं? उपवाक्य विशेषण उपवाक्य वो किसके बारे में बात की संज्ञा जा रही है? विशेषण तो संज्ञा। अब जरा देखो, इसी से पता चल जाएगा। संज्ञा विशेषण की क्रिया भी। विशेषण उपवाक्य तो किसमें क्या ये व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही हाँ है? सर विशेषण। क्या? और क्रिया विशेषण उपवाक्य ठीक है।
विशेषण। अब उपवाक्यों के बारे में जानकारी दी जाएगी और कहा कोई नहीं, तो इस चीज को देख रहे हैं, सर कोई नहीं। अभी बता रहे हैं। क्रिया विशेषण को। विशेषण। तो हाँ, इसमें है विशेषण उपवाक्य। तो यहाँ क्यों है? क्योंकि ये उस व्यक्ति की विशेषता, वह व्यक्ति कहाँ है, व्यक्ति के बारे सर में। वो कौन सा, सर वो मतलब उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो कल आया था, वो वाला व्यक्ति। उस व्यक्ति के बारे में, तो व्यक्ति पर है। तो वह व्यक्ति कौन है जो धीरे धीरे चलता है? जैसे अगर आप मान लो क्रिया की बात की जा रही है तो धीरे धीरे चलना हो तो क्रिया विशेषण हो। सर कहीं पर इसमें संज्ञा उद्धव विधेय है? सर इसमें उद्धव विधेय क्या है? क्या? उद्धव विधेय। अरे उद्धव और विधेय क्या है सर? बुध और उद्देश्य और नहीं उद्धव और विधेय क्या है? अरे उद्देश्य और विधेय। तो जब यहाँ पर क्या है ना, ये सरल वाक्य नहीं है। सरल वाक्य में क्या होता है कि एक उद्देश्य होता है और विधेय इसमें प्रधान और वो होते हैं। इसमें दो उपवाक्य हैं। तो यहाँ पर जैसे कि जो कल आया था, तो जो यहाँ उद्देश्य हो गया, बाकी उसका विधेय है। यस। इसमें भी वह क्या हो गया? उद्देश्य, बाकी उसका विधेय। तो इसमें अलग अलग है। उपवाक्य में भी ये सब चीजें होती हैं। जरा अगला देखिए कि संज्ञा उपवाक्य का उदाहरण कौन है? सर संज्ञा उपवाक्य एक बता रहा हूं, फिर बताना है। वाक्य कौन सा है? कौन सा है? पहला है, मैं कल उस व्यक्ति से मिला जो अंधा था। नहीं सर, ये तो विशेषण उपवाक्य है। मैं कल अविशेषण। उस, तो ये व्यक्ति के बारे में ना, से मिला के व्यक्ति से मिला जो, उसकी विशेषता बताई जा रही है। व्यक्ति की क्या? जो अंधा था। यहाँ पर उस व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है, व्यक्ति जो कल आया था। व्यक्ति की तो विशेषता है कि जो कल आया था। जिससे तुम्हारी कल बात हुई वह लड़की आज नहीं आई। जिससे तुम्हारी, सर ये भी विशेषण है। बात हुई वह, ये भी नहीं। वह हाँ सर, क्रिया विशेषण। कल नहीं आई। क्रिया विशेषण। तो कितनी बात हो गई? अब जैसे मान लो ये दोनों मिले कि ये मिल गए, कुणाल मिल गए और प्रवीण मिल गए। ऐसे होता नहीं। तो बोली यार हम लोग बहुत मिलते हैं लेकिन लड़कियां तो फंसती नहीं है। अब इन्होंने कहा तुम ऐसे करते हो, तुम शेरो शायरी करो। बोले कैसे? बोले हमें कोई मिला था तो हमने एक शेर कहा, वस्व तेरी पतली कमर का कलमे मुंह से चीते की कमर पे लिखा। इतना अच्छा शेर कह दिया। सुनिए, हंसने से पहले समझ तो लो, या समझ में आ गया? बताने पर जो भी प्रवीण की बेइज्जती बेइज्जती से मतलब नहीं है। ये प्रवीण के ऊपर नहीं, कुणाल पे शेर। पहली बात तो ये। तो अभी सुनो, इन्होंने कहा वस्व तेरी पतली कमर का, यानी तुम्हारी पतली कमर की क्या बात कही जाए, उसे बाल की कलम बना और चीते की कमर पे लिखा। क्या वो चीते की कमर पर लिखा? किसकी कमर पे लिखा? तो चीते की कमर पे लिखा। तो बहुत अच्छा, चीते की कमर क्या सबसे पतली होती है? बोला हमने इतना बोला था और मेरा काम बन गया। तो कुणाल गए वहां पर, तो कुणाल ने भी ऐसे बोल दिया, तो फिर वो भी प्रसन्न हो गई लड़की। तो बोली वस्व तेरी मोटी कमर का कलमे लठ से भैंसे की कमर पे। यहाँ पर जिससे तुम्हारी कल बात हुई वह लड़की नहीं आई। आगे की बात, तुम्हें बताना चाहिए था कि राजीव सक्सेना निर्दोष है। बताना चाहिए था कि राजीव सक्सेना निर्दोष है। सर 3 है सर, C है सर तुम्हें यूज हो गया इसमें। सर जिसमें की लगता है वो समझो। कि राजीव सक्सेना, यहाँ पर तुम्हें बताना चाहिए था कि सर संज्ञा यही है। इसमें संज्ञा उपवाक्य क्या है? सर 3 वाला। तो तुम्हें यह बताना चाहिए था। अगर ये पूरी बात कही जाए तो क्या कही जाएगी? तुम्हें यह बताना चाहिए था। तो यह क्या संज्ञा हुई? फिर कोई कहे नहीं तुम्हें यह नहीं बताना चाहिए था, तुम्हें कद्दू बताना चाहिए। तो क्या कद्दू संज्ञा है? बोलो कद्दू संज्ञा है बात?
कद्दू किसको कहते हैं? कुकुम्बर को या इस पंपकिन को कहते हैं। तो ये किसकी जगह है? क्या कद्दू की जगह है? तुम्हें यह बताना चाहिए था कि राजीव सक्सेना निर्दोष है, तो दूसरा कहता है नहीं तुम्हें तो कद्दू बताना चाहिए। क्या है बताओ, संज्ञा है कि नहीं? जो चीज जिसका रिप्लेसमेंट है तो संज्ञा की जगह आया है कि नहीं? तो इसलिए संज्ञा उपवाक है, ये बात होती है। अब जरा देखो कि यही इसका आंसर है। तो मुझे समझ नहीं आया समझ में संज्ञा का मतलब ये पूरी चीज किसको रिप्रेजेंट करता है? क्या ये किसी स्टेटमेंट को? तुम्हें यह बताना चाहिए था। कह दो अब ये पूरा सेंटेंस बना, कह दो हम इसको हटाना चाहते हैं, बताओ किस सिंगल वर्ड से हटाएं? तो तुम्हें कद्दू बताना चाहिए था या तुम्हें यह बताना चाहिए था। तो यह जो आया है वो एक तरीके से संज्ञा है, किसी वस्तु के बारे में बताना चाहिए था, तो तुम्हें यह बताना चाहिए। तो यह की जगह ही तो ये आया है। तो जिसकी जगह पूरी चीज आ जाए तो वो चीज क्या कहलाती है? ये उपवाक्य संज्ञा का क्या कर रहा है? प्रतिनिधित्व कर रहा है। तुम्हें यह बताना चाहिए था, तुम्हें वह बताना चाहिए था। तो यह वह ना करके हम सीधी बात कह रहे हैं कि तुम्हें एक स्टेटमेंट बताना चाहिए। तो स्टेटमेंट क्या संज्ञा होती है? कोई भी चीज, या तुम्हें कद्दू बताना चाहिए, कद्दू संज्ञा हुई कि नहीं? यस सर, यस। वो चीज कही जा रही है। अब जरा देखो, मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ है, जैसे बच्चे बना लेते हैं। वाक्य में आश्रित उपवाक्य छाट कर उसका भेद लिखिए। तो मूर्ति की आंखों पर सरकंडे विशेष, ठीक है, सरकंडा बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ है। इसमें आश्रित उपवाक्य क्या है? जैसा बच्चे बना लेते हैं। तो अब क्या है? आश्रित उपवाक्य क्या है कि वो ना भी हो तो चलेगा। तो आश्रित उपवाक्य क्या है? जैसा बच्चे बना लेते हैं। क्या वही है? यस सर। तो ये जो जैसा बच्चे बना लेते हैं, अब ये कौन सा उपवाक्य है? आश्रित उपवाक्य। क्या ये संज्ञा उपवाक्य है कि विशेषण उपवाक्य है कि ये ठीक है? क्योंकि ये सब कुछ चश्मे के बारे में बता रहा है। क्रिया विशेषण। वो ऐसा चश्मा है जैसा बच्चे बना लेते हैं। तो क्या ये चश्मे की विशेषता बता रहा है? यस। तो क्या ये विशेषण उपवाक्य है? है बात की नहीं? क्रिया विशेषण नहीं है। समझ आई बात की नहीं? मूर्ति की आंखों पर ऐसा चश्मा है, जैसे नेताजी का चश्मा है कि नहीं? Yes, yes. तो ऐसा चश्मा रखा हुआ है जैसा बच्चे सरकंडे से बना लेते हैं। तो अब वो चश्मे की विशेषता हुई। चश्मा खुद क्या है? संज्ञा। उसकी विशेषता को बताता हुआ आश्रित उपवाक्य। तो क्या संज्ञा ये विशेषण उपवाक्य नहीं हुआ? यस सर। अब जरा देखो, इसमें क्रिया विशेषण थोड़ी है। क्रिया विशेषण नहीं, विशेषण उपवाक्य। अब जरा देखो, हर्षिता बहुत विनम्र है और सर्वत्र सम्मान प्राप्त करती है। क्या? हर्षिता बहुत विनम्र है और सर्वत्र सम्मान। संयुक्त। तो इस ये वाक्य भेद क्या है? सरल है कि संयुक्त है? संयुक्त है। ठीक है। संयुक्त वाक्य का उदाहरण बताइए। आज वर्षा अधिक हो रही है, मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए। राहुल घर चला गया और सो गया। यही है। ठीक है। निम्न में से मिश्र वाक्य कौन सा है? मैंने एक वृद्धा की सहायता की। जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है, जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वही सफल होता है। ठीक है। तो ये मिश्र है। जो सर, जो लग गया ना सर यहाँ मिश्र की- सर मिश्र ओके। ठीक है कि नहीं? राम को घर का सामान खरीदना था, वह बाजार चला गया। इस वाक्य में मिश्र उपवाक्य में रूपांतर करो। अब रूपांतर की बात आई। देखो, राम को घर का सामान खरीदना था, वह बाजार चला गया। दो वाक्य हैं। राम को घर का सामान खरीदना था, पूर्ण विराम, वह बाजार चला गया। तो अब इसको मिश्र वाक्य बदलो। क्या हो गया? अरे नहीं बदलना। सर एक बार वापस बोलना सेंटेंस। राम को घर का सामान खरीदना था, वह बाजार चला गया। बोलो आप। इतना क्या सोचा? राम बोलो, को बोलो। खरीदना तो तुझे नहीं। बोलो संभव। राम को घर का सामान ठीक है। राम इसलिए बाजार चला गया क्योंकि उसे घर का सामान खरीदना था। ये भी कह सकते हो, या राम बाजार चला गया क्योंकि उसे। ये मिश्रित हो गया। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया। इसको सरल वाक्य में बदलो। सुनकर जवाब। मूर्तिकार ने सुनकर जवाब दिया। प्रयश बाजार गया, वहां से सेब लाया। इसे संयुक्त वाक्य में बदलो। जो नाम प्रयश। तब प्रयास बाजार गया और बाजार। पत्थर की मूर्ति पर चश्मा असली था। इसको संयुक्त वाक्य में रूपांतर करो। पत्थर की मूर्ति पर जो चश्मा था वह असली था। ये संयुक्त बना दिया।
किसने करना था? किसने करना था? संयुक्त में बनाओ, फिर से बनाओ। सर, एक पत्थर बार- की मूर्ति पर चश्मा असली था। सर मैं बोलो। सर वह पत्थर की मूर्ति थी और उस पर चश्मा असली था। हाँ, और लगा दो। पत्थर की मूर्ति थी और उस पर चश्मा असली था, और लगा दो ना। तो यहाँ इसमें लिखा है मूर्ति पत्थर की थी लेकिन उस पर चश्मा असली था। लेकिन से भी जुड़ा। यस सर। लेकिन से जोड़ा गया। ठीक है, ठीक आपने लगाया ना, तो लेकिन आपने लगाया। निम्नलिखित में सरल वाक्य क्या है? सरल वाक्य बताओ। प्रातःकाल हुई और सूरज की किरणें चमक उठी। जब प्रातःकाल हुआ सूरज की किरणें चमक उठी। प्रातःकाल होते ही सूरज की किरणें चमक उठी। बोलो। सर ए। अरे सी सर वापस बोलना। प्रातःकाल हुआ और सूरज की किरणें बस सर, चमक संयुक्त हो उठी। गया। हाँ सर वही सही जब है। प्रातःकाल हुआ सूरज सर, की मिश्रण किरणें हो गया। चमक उठी। प्रातःकाल होते ही सर, सरल हो गया। सी होगा सर सर जब तो इसका होगा और वो एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। वाक्य में आश्रित उपवाक्य छांटो और उसका भेद भी बताओ। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। इसमें पहले ये बताओ आश्रित उपवाक्य अरे, क्या है, हाँ। वो कौन सा है? आने वाला सर चश्मे वाला। जिसका नाम कैप्टन है। इसमें आश्रित उपवाक्य कौन सा है? भेद बताना। बोलो सीधा है, जिसका नाम कैप्टन है। सर जिसका नाम क्या है? और हटा देंगे तो इसका सब भेद भी पड़ेगा। बताओ। सर वो बोलो। विशेषण उपवाक्य प्रश्नवाचक होता ही नहीं, 3 तरह के बताएंगे। प्रश्नवाचक नहीं होता ना, बताओ। अब कोई पूछे न्यूयॉर्क कहाँ, वाशिंगटन कहाँ की राजधानी, अमेरिका की, रशिया की, बोलो हमें तो चाइना की लगती है। अरे जो 2 दिए उदाहरण उसी में बताओ। तो कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी। कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी। इसमें आश्रित उपवाक्य क्या है, उसका भेद क्या है? कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी। मूर्ति संगमरमर की थी, सही बोलो। और ये कौन सा है? विशेषण है। मूर्ति संगमरमर की थी, ये तो इसमें संज्ञा उपवाक्य कहा जाता है। यह कहा जा चुका है, मतलब देखो फिर से समझो, संज्ञा क्यों है ये, फिर से समझो। कहा जा चुका है, इन दोनों में फर्क समझो। ये जो की है ना, ये हमेशा संज्ञा उपवाक्य ही बनता है। कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी। अगर रजत से पूछेंगे तो उन्होंने कहा कद्दू कहा जा चुका है। और समझाएंगे नहीं। अगर कद्दू से सेंटेंस बन जाए तो समझो कद्दू तो संज्ञा होती है ना। तो बोले कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी, बोले कद्दू कहा जा चुका है। तो क्या ये कद्दू के स्थान पर आया? बोलो बताइए। तो जब चूंकि कद्दू के बारे में आया तो कद्दू तो संज्ञा हुआ कि नहीं? अब आगे की बात करें। बाल गोविंद भगत जानते थे कि अब बुढ़ापा आ गया। इसमें आश्रित उपवाक्य क्या है, उसका भेद क्या है? आश्रित और बोलो। सर एक बार वापस। बाल गोविंद जानते थे कि बुढ़ापा आ गया है। बुढ़ापा आ गया। सर नहीं, बाल गोविंद जान। 1 मिनट आश्रित और और सर क्या बताना है? इसमें भेद क्या है? विशेषण है कि क्रिया विशेषण है कि संज्ञा है? सर एक बार ऑप्शन दे दो। ऑप्शन यही है, ये ऑप्शन इंग्लिश बता दो। हाँ सर बोलो। सर डी। डी। बाल गोविंद कद्दू जानते कद्दू नहीं जानते थे। सर कद्दू होगा अगर वो जो पूरा है। राम बाल गोविंद जानते थे कि बुढ़ापा आ गया, तो कि बुढ़ापा आ गया, क्या कद्दू की जगह फिट नहीं हो रहा? सर तो कद्दू की जगह फिट हो जाए तो सर। समझो सही। सर आश्रित वाला कौन सा था? बुढ़ापा आ गया। नहीं सर, बाल गोविंद जानते थे होगा ना, क्योंकि अगर बाल गोविंद जानते थे, ठीक है, कुछ जानते थे। अब उसके आगे वो क्या जानते थे? अध्यापक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, तो कल छुट्टी रहेगी आश्रित उपवाक्य है। ठीक है कि नहीं? बाल गोविंद जानते थे मुख्य, अब क्या जानते थे वो अलग बात, वो आश्रित उपवाक्य। लेकिन अब वो जो जानते थे उसमें फिट करो। ये बात है नहीं? देखो, रवि इसलिए विद्यालय नहीं गया क्योंकि वर्षा जोर से हो रही थी। इसको संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करो। रवि इसलिए विद्यालय नहीं गया क्योंकि वर्षा जोर से रवि विद्यालय नहीं गया और वर्षा जब वर्षा हो रही थी और रवि विद्यालय नहीं गया।
तो वर्षा जोर से हो रही थी इसलिए, उसमें अगर इसलिए लगा दोगे तो बाकी भी पूरा हो जाएगा और संयुक्त भी बन जाएगा। क्योंकि हटा दो सर वो तो फिर मिश्र बन जाएगा ना। हैं? सर वो तो नहीं, मिश्र नहीं, ये संयुक्त है, इसलिए रवि विद्यालय। इसका योजक इसलिए भी होता है, या भी होता है और भी होता है। ठीक है, तो जैसे ये देखो ऐसे, तुमने मेहनत की इसलिए तुम सफल हुए, ये संयुक्त रूप है। ठीक है, तुम सफल हुए क्योंकि तुमने मेहनत की। अब क्या बन गया? मिश्र। मेहनत करते ही तुम सफल हो गए, सरल हो गए। समझ में आ रही? तीनों जरा एक बार फिर से बताओ। सर मेहनत करते ही वो सरल हो गया। मेहनत देख सीरियली में बहुत सत्तर से ऐसी बात है। मेहनत करते हैं इसलिए वो सफल हो गया। नहीं, अब इसका वो बताओ ना, मिश्र। मिश्र बताओ, नहीं करो ना उसको। अब तुम उसको चाबी घुमा रहे उसके दम पे। नहीं सर सेम नहीं। नहीं। अरे सर नहीं करते। क्यों कर रहे हो? अभी वो बर्थडे बॉय उसको मार दो, देव को तो निपटा चुके हो। ऐसे कम हो जाएंगे हमारे सारे। बोलो तो क्या करें? ये बताओ कि तुमने मेहनत की और सफल हो गए, इसको मिश्र रूप वाक्य में बताओ। जब उसने मेहनत की तब वो सफल। यस सर। भाव नहीं बदलना चाहिए। हाँ सर। तुम सफल हुए क्योंकि तुमने मेहनत। हाँ सर, जब तक नहीं आएगा। ये होगा ठीक है, जब तब भी आ सकता है। ये इस तरीके से क्योंकि लगा दो और इसलिए। Yes, sir. तुमने मेहनत की इसलिए सफल हुए, तो क्या संयुक्त हो गया? मेहनत करते ही तुम सफल हो गए, तो ये कैसा हो गया? सरल हो गया। मुझे पता नहीं था कि रमेश ही चोर है। मेरे सामने उपवाक्य का भेद क्या है? मुझे पता नहीं था कि रमेश चोर है। पहले उपवाक्य बताओ। अरे हाँ संज्ञा है, सही है। की लग गया ना, तो की से तो संज्ञा है। यस सर, यस सर। तो जैसा बोगे वैसा ही काटोगे, इसमें जैसा और वैसा, ये रेखांकित उपवाक्य का भेद क्या है? कौन सा? मतलब ये किसके विषय में बताया जा रहा है? किसको डिफाइन किया है? मतलब ये ठीक है, जैसा बोगे वैसा काटोगे, तो ये जो इसका उपवाक्य है उसका कौन सा उपवाक्य? क्रिया विशेष, क्योंकि बोगे की विशेषता बताई जा रही है। कैसा बोगे? बोगे के बारे में बताया जा रहा है कि नहीं? तो एक क्रिया विशेषण। यह वही लड़का है जो कल खाना देने आया था। हैं? कि कौन सा उपवाक्य, किस टाइप का? जो कल खाना देने आया था, ये तो हो गया खाना देने आया था, ये आश्रित उपवाक्य। अब इस कौन से टाइप का? सर वही बात है। जो साहसी होते हैं वे मुश्किल से कभी नहीं घबराते। किस तरीके का? जो साहसी होते हैं, ठीक है, क्रिया इसमें दिखा विशेषण आश्रित, क्योंकि वो उस व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है जो व्यक्ति साहसी होते हैं। जैसा मैंने कहा था वैसा ही करना। बोलो। जैसा मैंने कहा था वैसा ही करना। सब विशेषण नहीं, हाँ विशेषण ही है। क्रिया विशेषण, इसमें कहा वैसा ही करना, करने पे जोर है। कहा था करना, कहे अनुसार करना, मतलब ये क्रिया के तरीके में बताया जा रहा है। समझ आया? ये वर्ब की वो ऊपर डिफाइन कर रहा है। कहा था वही करना। उसने पहले ही बता दिया था कि मीरा अब घर नहीं आएगी। उसने पहले ही बता दिया था कि मीरा अब घर नहीं आएगी। संज्ञा। सो उसने पहले की है, तो की का मतलब है कि संज्ञा हुआ है। वह जब भी हमें देखता मुझे उस पर संदेह होता। जब भी हमें देखता मुझे उस पर संदेह होता। सर क्रिया विशेषण, मुझे उस पर संदेह होता, क्रिया विशेषण इतना ही रखो। थैंक यू। वेलकम।